हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ आर्ट एज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जो लिखा है फ्रेडरिक हेगल ने। ये एक प्रोस रीडिंग है जो मोस्ट प्रोबेबली आपके फिफ्थ सेम की लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के सब्जेक्ट में एज एन एग्जाम एज अ टॉपिक आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फ्रेडरिक हेगल के बारे में। तो एक जर्मन फिलोसोफर थे। अब ये कहते हैं कि ये जो आर्ट वर्क्स होते हैं, जितने भी आर्ट पीसेस होते हैं, चाहे वो कोई रिटन लिटरेचर का पीस हो, कोई पोम हो, कोई स्टोरी हो, कोई नॉवेल हो, कोई ऐसा ही टेक्स्ट हो, ये कोई इन्होंने खुद नहीं बनाया है, बल्कि ये जो आर्ट होती है, इनसे ही इनको फिलोसॉफिकल आइडियाज मिलते हैं। इनके जो आइडियाज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जब वो आर्ट को देखते हैं, परखते हैं और समझते हैं, तो उनसे उसी आर्ट को देखने से उनके अंदर जो इंटरप्रिटेशन आती है उस आर्ट की, जो उसका वो मतलब निकाल पाते हैं, वही उनका अडेप्टेशन होता है, वही उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस रीडिंग को हम सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स में पूरा समझने का ट्राई करेंगे। तो लेट्स बिगिन इसके फर्स्ट पॉइंट के साथ। आर्ट एज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट। Hegel viewed art as a way for humanity to externalize its spiritual essence. अब आर्ट, बहुत ही बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एक। जैसे एज अ पर्सन मुझे पेंटिंग करना पसंद है। शायद मैं इतनी अच्छी पेंटिंग ना कर पाती हूँ, शायद मैं किसी की एक्सपेक्टेशन पे खड़ी ना उतरूँ कि इतनी सुंदर पेंटिंग बना दूँ, पर जो मेरे मन में आएगा, जिस तरह का मेरा स्पिरिचुअल एसेंस होगा, जैसी मेरी थिंकिंग होगी, जैसा मेरा मन होगा, वैसे ही आर्ट निकल के बाहर आएगी। सोचो मैंने आर्ट पीस बनाया एक ब्यूटीफुल सनसेट का। अब वो ब्यूटीफुल सनसेट मेरे लिए ब्यूटीफुल अच्छा आपके लिए ना हो। अब वो कोई आर्टिस्ट या कोई इंटरप्रेट करने वाला इंसान उस आर्ट पीस को देखे, तो क्या करेगा? मेरी आर्ट को देख के अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू वो उसके ऊपर रखेगा। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है आर्ट की, वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो आर्ट क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिट, कि हम क्या सोचते हैं, हमारी स्पिरिट कैसी है, हमारा अंतरात्मा कैसी है, उसका एक जो उसकी एक झलक होती है हमारी आर्ट। आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि जो आर्ट है वो हमेशा एक सी रहती है। आर्ट इवोल्यूट होती रहती है। आर्ट के अलग अलग तरीके बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर आपने ट्रेडिशनल टाइप की पेंटिंग्स देखी हो, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगी, बहुत ज़्यादा समझो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होंगी। कि जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा राज्य बनाया हुआ है, उसमें घोड़े, हाथी सब दिखाए गए हैं। और ऐसे ही कोई अगर मॉडर्न देखते हो, मॉडर्न सी आप आर्ट पीस देखते हो, तो उसमें वो क्या होगा? अलग से डिजाइन बनाए गए हैं, ट्रायंगल, सर्कल, सब कुछ साथ में है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिफरेंस क्रिएट करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि थ्रू टाइम वो आर्ट इवोल्यूट हो गई है, अलग अलग स्टेजेस से होके उसमें डेवलपमेंट आ गई है। According to his philosophy, art represents an intermediate stage between religion and philosophy, evolving towards higher forms of expression. जैसा जैसा आपके आसपास का आसपास का आपका एनवायरनमेंट होगा, आपका रिलीजन होगा, आपकी फिलॉसफी की आपकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसके हिसाब से फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो अपने आर्ट को, वो भी इवॉल्व होता जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। ये है यूनिटी ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट। अब इसका यहाँ मतलब क्या होता है? हेगल बोलते हैं कि आपकी जो आर्ट होती है ना, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जिसके लिए आप बना रहे हो एटलीस्ट उसको समझ आए। अगर मैं आपको उल्टे फुल्टे लाइनें बना के भी दिखा दूं कि देखो बताओ, उसको इंटरप्रेट करो कि मेरी आर्ट का क्या मतलब है, आप नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। तो जो इंटेंडेड है, यानी जो इंसान को हम बताना चाहते हैं कि हम अपने आर्ट की तरफ क्या दिखाना चाहते हैं, उसको वो समझ आना चाहिए। जो व्यूअर है उसको समझ आना चाहिए। अपने आप का कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बनाते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। Coming to the next point, objective spirit. Art for Hegel is a manifestation of the objective spirit of a particular time or culture. मेनली जो आर्ट होती है ना, वो ऑब्जेक्टिव होती है। बेसिकली मैं आपको समझा दूं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का एक छोटा सा अगर डिवीजन हो। सब्जेक्टिविटी पर्सनल होती है, एक पर्सन
एक चीज को कैसे इंटरप्रेट करता है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है नहीं लगती है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोच। बहुत ही इंडियन एग्जाम्पल, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है या मुझे गाजर का हलवा बिल्कुल नहीं पसंद, एज अ पर्सन सब्जेक्टिविटी है। गाजर का हलवा सबको पसंद होता है, ऑब्जेक्टिविटी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, ऐसी चीज जो टाइम और कल्चर में ऑब्जेक्टिव है, सबको पसंद है, सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, उस टाइम वो चल रही है, आप जिसे बोलते हो ना ट्रेंड में है, वो चीज है ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी आपकी आर्ट की। Coming to the next point, idealism in art. Hegel was an idealist, suggesting that art aims to capture and represent the ideal or universal truths rather than merely imitating the empirical world. ये जो हमारे नॉवल और टेक्स्ट के फिक्शनल वर्ल्ड होते हैं, इनकी कॉपी करने के बजाय आपको अपनी आर्ट में एक रियल वर्ल्ड, एक सच्चाई वाला वर्ल्ड कैप्चर करना चाहिए। आपकी आर्ट में एक सच्चाई होनी चाहिए, जिन बिना किसी को कॉपी किए, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। Symbolism and allegory. He recognized the use of symbols and allegories in art as a means to convey deeper philosophical truths beyond the surface appearance. किसी भी चीज को ऊपरी परत से देखने के बजाय उसका डीप मीनिंग निकालने के लिए इन्होंने सिंबल्स का यूज करना स्टार्ट किया। जैसे आप देखते हैं ना, हर पोएम में आपको बोल देते हैं कि ये नरेटिव टेक्निक्स यूज की गई हैं, ये सिंबल यूज किया गया है ये दर्शाने के लिए कि इसने रिंग पहनी हुई थी, ये दिखाने के लिए कि उसको उसकी याद आती है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज किए जाते हैं कुछ डीप मीनिंग दिखाने के लिए कम शब्दों में। तो आर्ट में कम शब्दों में डीप मीनिंग दिखाने के लिए सिंबल्स यूज किए जाते हैं। End of art thesis. Hegel's controversial end of art thesis proposed that art's role in society would diminish as other forms of expression like philosophy and religion would supersede it in reflecting the spirit of the age. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब बनता है? यहाँ पे इसका मतलब है कि कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आर्ट फ्यूचर में इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट ना रहे, क्योंकि अलग चीजें जैसे फिलॉसफी, फिलॉसफी आजकल का बोलते हैं ना, बहुत ही ट्रेंड वाला, बहुत ज्यादा फ्लेम फ्लेम वाला टॉपिक है कि फिलॉसफी के बारे में बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं। तो फिलॉसफी और रिलीजन जैसे टॉपिक ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन जाए और आर्ट का जो सेंट्रल रोल है अभी हमारे लाइफ्स में वो शायद कम हो जाए। तो इनकी जो एंड ऑफ आर्ट थीसिस थी उसमें यही बात की गई थी कि आर्ट का धीरे रोल कम हो सकता है दूसरे चीजों की वजह से। Artistic progression. Hegel saw art as progressing through historical epochs, with each era exhibiting its unique style and contributing to the evolution of artistic expression. हर era के साथ, हर समय, हर दौर के साथ, हर हमारे आर्ट का जो स्टाइल है वो प्रोग्रेस होता जाता है, बढ़ता जाता है, इवोल्यूट होता जाता है। जो हमारे पुराने से मॉडर्निस्टिक आइडिया था हमारा, आपने पढ़ा हो अगर, कि जैसे जो हमारे पोएट्स थे उन्होंने पिछली चीजों कन्वेंशंस को छोड़ के नया लिखने का स्टाइल अपना लिया था, ऐसे टॉपिक्स को लिख रहे थे जिन पे अभी तक किसी ने लिखा नहीं था। तो ऐसी आर्टिस्टिक प्रोग्रेशन, ऐसी आर्ट करना, ऐसी आर्टिस्टिक प्रोग्रेशन करना जिसमें आपको पिछले एरा से अब के एरा में इवोल्यूट हो रहे हो, आपका कुछ नया आ रहा हो। Subjectivity and beauty. While acknowledging the subjectivity of artistic expression, Hegel believed that true art should embody beauty, not just in its appearance but in its ability to elevate the human spirit. जो भी आपकी आर्ट है, चाहे वो आप उसको कुछ लिख रहे हो या कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी किसी भी तरह की आर्ट है आपकी, वो ब्यूटीफुल तो होनी ही चाहिए, पर सिर्फ दिखने में या सिर्फ सुनने में ब्यूटीफुल नहीं होनी चाहिए। उससे एक इंसान की भलाई भी होनी चाहिए, कुछ उसमें अच्छा होना चाहिए, कुछ अच्छा एस्पेक्ट होना चाहिए उसका। Legacy in aesthetics. Hegel's ideas on art greatly influenced later aesthetics art theory, impacting how scholars and critics analyze and interpret artworks in relation to their historical and cultural context. इन्होंने जब बताया ऐसे आर्ट के प्रोग्रेस होने के बारे में और आर्ट की सब्जेक्टिविटी के बारे में, तो उससे आने वाले जो हमारे थे क्रिटिक्स और स्कॉलर, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो if you like the video, do not forget to like, share and comment, and please subscribe. Thank you guys.